बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। शायद 5 बजे ही संवाद मेल शुरू होना था, लेकिन हम लोगों का जो सभा था थोड़ा सा विलम्ब हो गया, तो इसीलिए आपका सामने प्रस्तुत होने में भी हमारे थोड़ा विलम्ब हुआ। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। हम सबको मालूम है कि देश में लोकसभा चुनाव का चौथा चरण कंप्लीट हो चुका है और तेजी से हम लोग ये चुनाव प्रक्रिया का समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। 4 जून में देश का नया प्रधानमंत्री निर्वाचन होगा और हमारे पूरा विश्वास है कि 400 से ऊपर सीट लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण भी करेगा। पिछली सारों चरण का जो चुनाव में सबसे जो बड़ा डिबेट, बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया कि 400 पार क्यों। उन्होंने ये प्रश्न चिन्ह कभी नहीं लगाया कि मोदी जी को 300 सीट मिले हैं नहीं मिले हैं, उनका कभी वो प्रश्न चिन्ह नहीं रहा। उनका जो मेन प्रश्न रहा कि 400 पार क्यों 400 पार। और ज्यादातर मैं जब जर्नलिस्ट से भी बात करता हूँ या कांग्रेस से भी बात करता हूँ या बाकी पॉलिटिकल जानकार लोगों से भी बात करता हूँ, सब यही पूछते हैं कि 400 पार हो जाएगा, मतलब मोदी जी का सरकार बनेगा, 272 से ऊपर होगा, 300 से ऊपर होगा, 399 तक जाएगा। इसमें किसी का प्रश्न नहीं है। अभी 399 से 401 2 सीट में ही प्रॉब्लम चल रहा है। 399 तो सब कुछ देके बैठा हुआ है कि 399 होगा ही, और 400 पार होने के लिए 399 से खाली 2 सीट चाहिए। और पूरा जो इकोसिस्टम का जो बहस चल रहा है टीवी में, मीडिया में, सोशल स्पेस में, भाई 400 पार नहीं होगा। ठीक है, 400 पार नहीं होगा तो 399 तक तो आप मानते हो ना। तो अगर आप 399 तक आप मानते हो तो बाकी तो भारत का जनता 2 सीट हमें दे ही देगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। 400 सीट से ऊपर हमें क्यों चाहिए? मोदी जी भारतवासियों से 400 सीट से ऊपर मांगे हैं और साथ में उन्होंने 2 बातें पूरा क्लियरली बोला है कि हमारा देश को बाय 2047 हमें एक डेवलप नेशन बनाना है और उनका शुरुआत अभी से हमें करना है। और हर जगह से शुरुआत भी हुआ है। वर्ल्ड का 5th इकोनॉमी हम लोग बन चुका हूं। बाय 2029 विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमारा देश एक सभ्यता का देश है। वी आर नॉट ए नेशन स्टेट। हम लोग एक सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ हो। अगर आप इंग्लैंड का चुनाव होते हैं, अमेरिका का चुनाव होते हैं, आप विकास का बात ही करेगा। किस लिए? इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, बाकी जो प्रदेश हो, बाकी जो नेशन हो, उनका जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर अभी बना है। लेकिन भारत का कोई भी चुनाव हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यूज, हमारे सभ्यता और हमारे साथ जो नाइंसाफी किया गया था, ये सारे बातों का सरसा की बगैर भारत में चुनाव संभव नहीं है। भारत का चुनाव विकास में भी होता है और विकास का साथ भारत का चुनाव अस्मिता का ऊपर भी लड़ा जाता है। कांग्रेस ने भूल चुका है, कांग्रेस पार्टी ने भूल चुका है कि हमारी ही एक भूखंड अभी भी पाकिस्तान का साथ है। कोई चुनाव में उसका सरसा नहीं करते हैं कांग्रेस पार्टी। आप लोग बहुत सारे चुनाव अभी तक कवर कर चुका है।
आप लोगों का बहुत बड़ा अनुभव है, लेकिन हमारे भारत के चुनाव में कभी भी हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का बारे में कभी भी चर्चा नहीं करते हो। क्यों नहीं चर्चा करते हो? किस लिए? जो मुगल और ब्रिटिश ने हमारा जो मानसिकता बनाया कि अगर वो अभी भूखंड हमारा साथ नहीं है मतलब चलो नहीं है। कांग्रेस ने हमको सिखाया कि हमारा वाला कश्मीर हमारे हो जाए, उनका वाला कश्मीर उनका हो जाए, लेकिन हम बुनियादी दौर से उसको विरोध करता हूं। हम नहीं मानता हूं कि पाकिस्तान का पास कोई कश्मीर होना चाहिए। पहला बार जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन हुआ सीटों का, बहुत ये मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुआ है। जब डिलिमिटेशन हुआ, मोदी जी ने सबसे पहले इसका एक बहुत बड़ा प्रोविजन रखा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से भी विधायक बनेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा वाला कश्मीर से बनेगा, वो भी हमारा है, वहां का भी रिप्रेजेंटेटिव हमारा होना पड़ेगा। हमारा देश को राम मंदिर मिला, देश गर्वित हुए। देश का बहुत बड़ा एक संख्यक लोगों को लगता है कि औरंगजेब का समय में, बाबर का समय में हमारा साथ जो नाइंसाफी हुआ, आज वो नाइंसाफी बहुत दूर तक रामलाला का मंदिर ने वो नाइंसाफी को मिनिमाइज किया, लेकिन वहां समाप्त नहीं होते हैं। कांग्रेस का समय में हमारे मंदिरों का एक अधिनियम बनाया, पार्लियामेंट में एक बिल बनाया, एक कानून बनाया कि राम मंदिर का बारे में तो चर्चा कोर्ट में हो सकता है, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि और काशी का ज्ञानवापी मस्जिद का बारे में कोई भी कोर्ट चर्चा नहीं कर सकते। इन्हें हुए कांग्रेस का समय में ऐसा कानून बनाया गया कि नो सिविल कोर्ट, नो हाई कोर्ट, no Supreme Court can adjudicate on the ownership on Krishna Janambhumi and Gyanvapi, so-called Gyanvapi Masjid। क्या हमें ऐसा कानून को मंजूरी है? जो कानून हमारे भगवान का जन्मभूमि में भी हमें मंदिर बनाने अनुमति नहीं देते। हमारा देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड का जरूरत है। हमारे देश का हम मानते हो, हमारा भारतवासी हमेशा मानते हैं कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन जो धर्मनिरपेक्षता का जो परिभाषा है, वो परिभाषा हमारा अपना परिभाषा है। जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो सेकुलरिज्म है वो हमारा सिविलाइजेशन से उनको हम लोगों ने डेवलप किया है। वसुधैव कुटुंबकम से हम लोगों ने इसको डेवलप किया है और आज का दौर में हम लोग पहुंचा हो। हम मानते हो कि हमारा देश का कोई कौम का पर्सनल लॉ का होना धर्मनिरपेक्ष देश में कभी होना नहीं चाहिए। आज मुसलमान समाज काफी दौर तक शरिया कानून को मानते हैं और देश का कानून इसे इजाजत देता है। उसका कारण क्या है? बाल विवाह होते हैं। उसका कारण क्या होता है? चाइल्ड मैरिज, मुस्लिम रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। एक एक लोगों को 4 शादियां करने का अनुमति मिलते हैं और हमारे बेटियों को अपना पिता का संपत्ति का ऊपर कोई अधिकार नहीं मिलते। हमारा सेकुलरिज्म का जो परिभाषा है ये हमें सिखाता है कि अगर मुस्लिम समाज में भी हमारे माताओं और बहनों का साथ नाइंसाफी किया गया है, उनको भी सुधारना पड़ेगा। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना पड़ेगा और हमारा संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमें निर्देशित करता है कि आप देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। आज राहुल बाबा एक संविधान हाथ में लेके घूमते हैं।
लाल किताब में वो संविधान है, लेकिन भारत का जो संविधान है, जो ओरिजिनल संविधान है, हर पन्ने में राम और कृष्ण का फोटो है। लेकिन आज हमारे राहुल बाबा का जो संविधान है, जो मीडिया में दिखाते हैं, लाल है। हमारा संविधान कभी लाल नहीं था और लाल हो ही नहीं सकता है। चाइना का जो संविधान है वो रेड कलर का हो सकता है, हमारा संविधान का कलर रेड नहीं है। इसलिए हमें हमारा देश को कोई रिवॉल्यूशन से नहीं बनाया, हमने हमारा देश को सिविलाइजेशन से बनाया है। हमारा देश का विकास, हमारा देश का आविर्भाव कोई रिवॉल्यूशन से नहीं हुआ है। हमारा देश का जो डेवलपमेंट हुआ है वो बुद्ध से लेकर महावीर जैन से लेकर वेद पुराण उपनिषद से आज हम यहाँ तक पहुंचा हो। हम राहुल बाबा को पूछना चाहता हूँ, आप जो संविधान दिखाता है वो संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है कि नहीं? अगर है तो आप क्यों बोला है कि मैं पर्सनल लॉ को स्ट्रेंथन करने जाऊंगा? आपने क्यों अपना घोषणा पत्र में बोला कि कांग्रेस विल स्ट्रेंथन पर्सनल लॉज? किसलिए हमारा संविधान में लिखा हुआ है कि हमारा देश में पर्सनल लॉ हो ही नहीं सकता है, हमारा देश में शरिया का कानून हो ही नहीं सकता है, हमारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कानून लागू होगा, यह संविधान में लिखा हुआ है। इसीलिए जब कांग्रेस बोलते हैं कि हमें 400 सीट से ऊपर चाहिए संविधान बदलने के लिए, हम उल्टा बोलता हूं, हमें संविधान को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें 400 सीट चाहिए। जम्मू कश्मीर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा है, पूरी की पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, और वो जम्मू कश्मीर को पूरा की पूरा भारत में लाना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो संविधानिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें 400 पार सीट चाहिए। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लाना हमारा संविधानिक जिम्मेदारी है। उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए, यूसीसी लाने के लिए हमें 400 से ऊपर सीट चाहिए। हमारा देश का इकोनॉमी अमेरिका और चाइना से भी बाई 2047 ऊपर ले जाने के लिए हमें 400 से ऊपर सीट चाहिए। आरक्षण एसटी को मिले, शेड्यूल कास्ट को मिले, ओबीसी को मिले, लेकिन बैकडोर में मुसलमान को ना मिले। इसके लिए हमारा जो संविधान सभा ने हमको निर्देशित करके दिया है कि आरक्षण जाति का आधार में होगा, आरक्षण धर्म का आधार में नहीं होगा, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, मुसलमान रिजर्वेशन खत्म करने के लिए हमें 400 प्लस सीट चाहिए। आज झारखंड में एक मंत्री का सचिव का निवास में 36 करोड़ मिला है, एक राज्यसभा सांसद का निवास में 300 करोड़ से ऊपर कैश मिला है। मतलब और तो बहुत कुछ जमा है, और तो बहुत कुछ निकालना है। ईडी और सीबीआई को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमें 400 पार से ऊपर सीट चाहिए। तो इसीलिए कांग्रेस का जो इंटरप्रिटेशन है देश का और जो हमारे इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग है। और हम कांग्रेस का इंटरप्रिटेशन अबाउट इंडिया हमारा मंजूर नहीं है। उनके लिए भारत एक आइडिया है, हमारे लिए भारत आइडिया नहीं है। हमारे लिए भारत जननी जन्मभूमि है। हमें और उनका बीच में हमारा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस को हम जनता का सामने लाने के लिए ही हमारा ये चुनाव अभियान है। बाकी तो मोदी जी को देश प्रधानमंत्री बना चुका है, बहुत कुछ करना नहीं है। सारों शरण में हम लोग भरपूर आशीर्वाद मिला। झारखंड में 14 सीट में हम लोग 14 सीट मिलने वाला हूं, और झारखंड में आगे जाके नवंबर में डबल इंजन का सरकार की भी बने, उनका भी फाउंडेशन में देख चुका हूं। लोग वही
मंशा लेके हमें लोकसभा में भी वोट दे रहा है और एक वोट रिजर्व करके रखा है विधानसभा में हमें देने के लिए। आपको जो भी पूछना है पूछिए, मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक करके पूछिए तब मैं आंसर। एक बड़ा मुद्दा है, आपने कई मंच से उठाया भी है, लेकिन लोग आप पर भी आरोप लगाते हैं कि आप आसाम के मुख्यमंत्री रहते हुए भी वहाँ आरोप नहीं लगा पा रहे। देखिए, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं नहीं रुक लगा पा रहा हूँ। मैं मानता हूँ हमारे जब बांग्लादेश से घुसपैठिया स्टार्ट हुआ, ये 40 साल पहले स्टार्ट हुआ। कांग्रेस उस समय स्टेट का शासन में था, उनको अंदाजा नहीं लगा कि ये 40 साल का बाद जाके क्या होगा। आज हमारा असम में घुसपैठी जो बांग्लादेश से रिलेटेड लोग है, द वॉल्यूम इज 1.25 करोड़। ये समस्या स्टेटमेंट से समाधान करने वाला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा समस्या बन चुका हूं और आसामीज लोग अपना आइडेंटिटी खो चुका हूं। इसीलिए मैं झारखंड में आके बोल रहा हूं, अब हमें जैसा गलती मत करो। हम लोग गलती कर लिया था 40 साल पहले, सीमाओं को हमने संरक्षण नहीं किया। आप रोहिंग्या को आने मत दीजिए। हम स्वीकार करता हूं झारखंड का पुण्य भूमि में, भगवान बिरसा मुंडा का पुण्य भूमि में, कि हम लोग गलती किया। बंगाल और असम ने गलती किया। हम लोगों को जो करना था वो समय हम कर नहीं पाया। वो समय हमारा पास नरेंद्र मोदी नहीं था, हम कर नहीं पाए। आज झारखंड का साथ मोदी जी है। घुसपैठ को रुकाइए, नहीं तो हाँ, आप लोग देखते देखते 20 साल में, अभी तो खाली एक जिला में ही चल रहा है, आगे जाके पूरा झारखंड में मूल निवासी हम लोग माइनॉरिटी बन जाएगा। ये असम का हकीकत है। यहाँ मुझको कोई दबाने से फायदा नहीं है, इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ हम लोग नाकामयाब रहा। आज का बात नहीं, 40 साल पहला। आज घुसपैठिया का 40 विधायक होते हैं हमारा विधानसभा में, मंत्री होते हैं, स्पीकर होते हैं, मजिस्ट्रेट होता है, डीसीज होते हैं। हम अभी रुकने वाला स्थिति में नहीं है। हम तो अभी फाइट कर रहा हूं हमारा एग्जिस्टेंस के लिए, कि कैसे हम लोग जिंदा रह सकता हूं। हर दिन हम लोग लड़ता हूं। अभी हमारा वो स्थिति में हम लोग पहुंच चुका हूं, झारखंड वो स्थिति में नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैं एक भुक्तभोगी होने का नाते झारखंड में यही बोलना चाहता हूं, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये कांग्रेस बीजेपी जेएमएम का इशू नहीं है, ये झारखंड का भविष्य का इशू है। झारखंड पुलिस का काम है और बहुत बुरी तरफ रुकना है। घुसपैठी देखने से ही टांग तोड़ के यहाँ से भगा देना चाहिए। जो भी घुसपैठी देखते हैं ना, तुरंत टांग तोड़ के यहाँ से निकालिए। ये पॉलिटिकल डिबेट का इशू नहीं है, ये कैंसर है, आपको खा जाएगा। अभी अगर केमोथेरापी आप नहीं करेगा तो बाद में आप कर नहीं पाएगा। हम कोई बीजेपी कांग्रेस को, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जिम्मा है, कांग्रेस का जिम्मा है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है, म्यूनिसिपैलिटी का काम है, वो छोड़ दीजिए। जो भी घुसपैठी देखता है उनको टांग तोड़ दीजिए। पब्लिक देखते तो पब्लिक तोड़े, पुलिस देखते तो पुलिस तोड़ दे, जैसे तैसे झारखंड को बसाइए, नहीं तो आप लोग आसाम बन जाएगा। हाँ, एक मिनट, भाई साहब को सवाल कर रहे हैं। हाँ, अच्छा हुआ ना, एक गिरफ्तारी तो एक हुआ है और बहुत कुछ होना है यहाँ। ये तो अरे मेरे से वो सब मत पूछिए, आसाम देख के आइए फिर आप रोने लग जाएगा। आप, मैं बोला ना, ये सब भाषा आपका है। मैं तो ये बोलता हूँ कि जब टांग तोड़ने का बात करता, हाथ से मत करो, कानून से टांग तोड़ो। अब कानून से भी टांग तोड़ा जा सकता है। अगर बुद्धिमान लोग मुख्यमंत्री बनेगा ना तो कानून से टांग तोड़ेगा। तो आप इसमें मेरा साथ बहस मत कीजिए। मैं आपको एक कंडक्ट से तोड़ लेके जाऊंगा असम में, आप आके रोएगा। डेली मंदिर खत्म हो रहा है, डेली हमारे हिंदू लड़कियां को उठा के लेके जाते हैं।
वो सिचुएशन वो नहीं है। यहाँ यहाँ इसको लगेगा पॉलिटिकल बहस है। 20 साल तक अगर आप भी जिंदा रहे, हम भी जिंदा रहे, आप देखिए एक डिस्ट्रिक्ट का कहानी 4 जिला में होगा, 4 जिला का कहानी 5 जिला में होगा। ये मॉब लिंचिंग ये लेफ्टिज्म का भाषा है, उसमें मेरा रुचि नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि कानून से भी लोगों का टांग तोड़ा जा सकता है। आप पूछिएगा कि आप पूछ लीजिए, फिर बाद में आप। हाँ, करना ही पड़ेगा ना, मना क्या है? हमारा देश का विभाजन ही हिंदू मुसलमान में हुआ है, और हिंदू मुसलमान का बीच में बहुत सारा इश्यूज अभी भी सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो उसमें मना क्या है? अब बहुसंख्यक आबादी जो है वो खतरे में है, बहुत ज्यादा खतरा में है, बहुत ज्यादा खतरा में। हमारा पास हमारा कृष्ण हमारा सबसे बड़ा भगवान है, उनका जन्मभूमि में आज शहीदगाह बना हुआ है, उससे आपको क्या खतरा का सही है? पूरा देश में लाभ जहां डेली बढ़ रहा है। हिंदू आज देश में खतरा में नहीं है, बड़ी खतरा में है। अगर मोदी जी नहीं आते तो क्या हाल होते थे पता नहीं था। थोड़ा अभी हम लोग सुरक्षित है, असम में, गुजरात में, आप लोगों को भी सुरक्षित होना चाहिए। हमारा प्रदेश में आलम का घर में इतना रुपया मिलना संभव ही नहीं होते थे। अभी तो हम आलम का पास इतना रुपया जाने ही नहीं देता हूँ। हम भी अभी 40 साल का बाद हमारा अक्ल आया, अभी हम कम से कम आलम का घर में इतना रुपया जाने नहीं दूंगा। एक करके कृपा करके पूछे ना भाई साहब का, मैं रिप्लाई दे देता हूँ। 400 सीट से ही हो जाएगा। एक बार देखिए, जब 300 सीट मांगा था, आप सोचे थे राम मंदिर बनेगा? तब तो आप डेट मांग रहे थे, मोदी जी डेट दीजिए, कब राम मंदिर बनेगा, कब राम मंदिर बनेगा। ऐसा सांबादिक मेल में जब मैं आता था ना, अरे हेमंत जी 300 तो मिल गया, राम मंदिर कब होगा, 370 कब जाएगा? ऐसे आप लोग एक समय हम लोग को इंसाल किया करते थे, थोड़ा याद कीजिए। आज वो भाषा बदल हो गया। अभी 400 सीट दीजिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी मोदी जी लाके आपको दिखा देगा। कैसे लाएगा, कैसे करेगा, वो मोदी जी को छोड़ दीजिए, उसमें हमें पढ़ना नहीं है। हमारा काम है मोदी जी को ठप्पा लगाना। 400 सीट एक बार लगा दीजिए। अगर आप भारतीय हैं, आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर चाहिए, 20 तारीख आप मोदी जी को वोट दीजिए, बाकी काम समाप्त। क्या है? एकदम 100% बोला है। हम तो हमेशा भी दीपक जी को बोला हूं, मैंने थोड़ा देर पहले, हिंदू को ठंडा मत करो, अभी थोड़ा हिंदू गर्म हुआ है, गर्म रहने बोला था ना दीपक जी। मैंने अभी मैं हेलीकॉप्टर में बोला हूं कि अभी लोग जय जय श्री राम बोलना शुरू किया है बहुत सालों का बाद। ठंडा मत करो, हमारा जो सेकुलर लोग है ना, हमें ठंडा कर देगा। अरे बंद मत बोलो जय जय श्री राम, अरे आप नमाज बंद कर पाएगा? जब तक लोग बोलते हैं। आज मैंने एक कलकत्ता में एक इंटरव्यू देखा, इंडिया टुडे का, एक मेरा बहन ने लॉकेट चैटर्जी को पूछ रहा था कि आप राम का सलवार, राम का सद्दर आप क्यों पहन के रखा है? किसी का हिम्मत है पूछने के लिए जाके कोई मुसलमान को, क्यों आप नमाज का टोपी क्यों पहन के रखा है? किसी का हिम्मत है वो? तो अभी हिंदू जागा है बहुत सालों का बाद, तो हिंदू का आवाज कम मत कीजिए, बिकॉज हिंदू विल बिल्ड दिस नेशन। ये हिंदू का देश है, 5000 सालों से ये हिंदू का देश है, और हिंदू ही भारत को गौरवशाली बनाएगा। इसलिए भारत पाकिस्तान का जब खेल होता है, कोई हिंदू पाकिस्तान के लिए ताली नहीं मारते। शायद वो सीपीएम का है, माले का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, हम तो भारत के लिए ही ताली मारते हैं। लेकिन जो लोग पाकिस्तान के लिए ताली मारते हैं, उनके लिए जय श्री राम की जरूरत है। तो इसीलिए हिंदू को अभी थोड़े साल ठंडा मत कीजिए। दीपक जी, आपसे सवाल है, आलमगीर आलम जो गिरफ्तार हो गए हैं, क्या सर का प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा नहीं। चलिए, जयराम रमेश ने आज बयान दिया है कि वोट ये इलेक्शन के पता चलता है कि
पीएम मोदी आउटगोइंग पीएम मोदी। देखिए, जयराम रमेश जी कभी पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ा है। मैं नहीं जीता है नहीं बोलूंगा, कभी वो पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ा है। भारत का चुनाव का बारे में उनका कोई अंदाज नहीं है। आप तो जानते हो, आप लोगों का बीच में घूमते हो, मोदी का वेव नहीं है, मोदी का सुनामी चल रहा है ये देश में, बहुत बड़ा सुनामी चल रहा है डेली। अभी कितना, अभी देखिए कांग्रेस में थोड़ा दिन का बाद आलमगीर आलम जैसा ही लोग रह जाएगा, बाकी लोग यहाँ आ जाएगा। वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। लोकसभा का बाद आप जाइए कांग्रेस का ऑफिस में, आप हमारे जैसा लोगों को वहां नहीं देखेगा। धीरे धीरे वो आबादी कम होते जा रहा है और थोड़े दिन में ये समाप्त भी हो जाएगा। ये एक निर्णायक स्टेज में आप पहुंचा है। मैं जो आपको बोल रहा हूं ना, ये सारे जो हिंदू मुस्लिम सारे जो बात हम करता हूं, अभी निर्णायक स्थिति में आ गया है और 5 साल का बाद हमें हिंदू मुस्लिम बोलने का जरूरत नहीं होगा। इश्यूज विल बी रिजॉल्व। हमारे जो भी अनसेटल इश्यू है, इश्यूज विल बी रिजॉल्व। हमें देश को विश्व गुरु बनाने का रास्ता में लेके जाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत अनसेटल इश्यूज है, उसको सेटल होने दीजिए। हिंदू जागृत हुआ है, जागृत रहने दीजिए।